नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पर जीएस के क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है जीएस की दृष्टि से। दूसरा, अगर हम कोई सेगमेंट देखें तो कोई इसमें संदेह नहीं है, वो भूगोल है। भूगोल बहुत सारे लोगों के लिए कठिन भी लगता है। जिनका आर्ट बैकग्राउंड रहा है और उन्होंने भूगोल को अगर पसंद नहीं किया है तो उनके लिए वो टफ़ होता है, और जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है उनके लिए अगर इतिहास टफ होता है तो भूगोल थोड़ा सरल लगता है। लेकिन पढ़ना हर एक को पड़ता है। अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो उसके प्रश्न गलत हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि रिवाइज सबको करना पड़ता है, और परीक्षा के पहले रिवीजन के लिए समय कम होता है। इसी दृष्टि से हमने यहाँ पर एक ऐसा कोर्स चलाया है जो कि कम समय में आपका समग्र सिलेबस रिवाइज करा सके। उसी के तहत आज हम भूगोल का शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले हम विश्व भूगोल यानी कि जो भूगोल के कंसेप्ट की चीज़ें हैं उनको देखेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा या फिर जैसा भी आप लोगों का डिमांड होगा, जैसे आप लोगों की आवश्यकता होगी, वैसे हम आगे कंटिन्यू इसको करेंगे। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट किस तरह आप कर सकते हैं? सपोर्ट आप कर सकते हैं इस क्लास को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा के। सपोर्ट आप कर सकते हैं इस क्लास का पूरा लाभ उठा के, और मुझे मेरे कार्य के लिए करेज प्रदान करके, कुछ मुझे इनकरेजमेंट अगर मिलता रहेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। और नहीं तो होता क्या है, कई बार हम लोग कोर्सेज स्टार्ट करते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता है कि लगने लगता है कि इसका बहुत लाभ नहीं मिल रहा है और उसको बंद करना पड़ता है। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम जो शुरू करेंगे, शुरू में सबसे पहले भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास देखेंगे। तो इस क्लास को एंजॉय कीजिए, फिर अपना रिस्पांस दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, जिससे कि हम आगे अपनी प्लानिंग कर पाएँ। भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास, ये जो टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि भूगोल जो विषय है, विषय के तौर पर इसका विकास कैसे हुआ, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, भूगोल में कौन सी विचारधाराएं हैं, भूगोल में कौन सी किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, भूगोल में कौन से ऐसे विचारक हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन सब कुछ जीएस के दृष्टिकोण से यहाँ पर डिस्कस होगा। यानी कि इतना हम डिस्कस करेंगे कि जीएस में अच्छे से आपका काम हो जाए, फालतू का अध्ययन यहाँ पर नहीं करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि भूगोल शब्द जो है, ये भूगोल शब्द कैसे आया। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक है जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्रैफोस जिसका अर्थ होता है वर्णन। इनसे मिलकर बना भूगोल, और उसका अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिएगा तो भूगोल केवल पृथ्वी का वर्णन मात्र नहीं रह गया है, लेकिन ये बात शुरू की है, इसलिए ऐसा कहा गया। भूगोल को जो यहाँ पर पृथ्वी के वर्णन के तौर पर देखा गया, तो भूगोल को किस रूप में देखा गया? मानव निवास के रूप में। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मनुष्य निवास करता है वो पृथ्वी हुई, और पृथ्वी का वर्णन करना है यानी कि मनुष्य के निवास के तौर पर जो चीज़ें होंगी उनको हम वर्णित करेंगे। सबसे पहले इस शब्द का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपयोग किसने किया, तो वो थे एरिस्टोस्थेनीज। एरिस्टोस्थेनीज ने सबसे पहले इस शब्द का, भूगोल शब्द का प्रयोग किया, और इसी कारण से इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है अगर प्रश्न पूछा जाए तो एरिस्टोस्थेनीज आप टिक करेंगे। आधुनिक भूगोल का जनक अगर आपसे पूछा जाए, ये तो भूगोल के पिता हुए, लेकिन आधुनिक भूगोल का पिता या आधुनिक भूगोल का जनक, तो ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। इनकी एक रचना है कॉस्मोस। प्रश्न पूछा जाता है कॉस्मोस किसकी रचना है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का एक महत्वपूर्ण कार्य और था समताप रेखा, यानी कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, उसको मानचित्र पर दिखाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। कौन? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल का अध्ययन मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में शुरू हुआ। पहले शुरू में केवल हमने देखा मानव का निवास स्थल, भूगोल इसी चीज़ का अध्ययन करता था, लेकिन फिर पर्यावरण भी तो था। जैसे जैसे विकास होता चला गया, मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को भी हम देखने लगे, और इसी क्रम में भूगोल में दो विचारधाराएं सामने आईं। ये जो दो विचारधाराएं थी, इनमें एक थे डिटर्मिनिज्म और दूसरी थी पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म यानी निश्चयवाद, पॉसिबिलिज्म यानी संभावनावाद, संभववाद।
निश्चयवाद में यह माना गया कि मनुष्य जो भी कार्य करता है सब प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य अपने आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, सब कुछ निश्चित है। जैसे कहते नहीं है कि जो भी होना है वो होके रहेगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बात ये कहीं ना कहीं सही तब लगने लगती है जब कई बार हम बहुत हाथ पांव मारते हैं और कुछ नहीं होता है, और बहुत बार कम प्रयास में हमें सफलता मिल जाती है। लेकिन पढ़ाई में इस चीज़ को मत लगाइएगा कि हम आराम से कमरे में दाल चावल खा के लेटे रहेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो निश्चयवाद में ये चीज़ मानी गई। जो भाग्यवादी लोग हैं वो अभी भी इसी को मानते हैं, भाग्य होता है, कोई दो राय नहीं होता है। क्योंकि बहुत बार आप देखते हैं ऐसे ऐसे लोग ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं, ऐसे पद पे आसीन आपको मिलेंगे जो उस लायक नहीं है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है। जो निश्चयवाद का सिद्धांत है वो यही कहता था कि प्रकृति के द्वारा सब कुछ निर्धारित होता है। फ्रेडरिक रैसडल इसके समर्थक हैं और एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा, उसमें मानव पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का इन्होंने वर्णन किया। ये हो गया निश्चयवाद। दूसरी विचारधारा है संभावनावाद की, पॉसिबिलिज्म की। इसमें कहा गया कि मनुष्य अपने वातावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर लेता है। जैसा उसका दोहन करने का मन होता है या जैसा दोहन करने की आवश्यकता होती है वो कर लेता है। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य में शक्ति है और प्रकृति में वो परिवर्तन करता है। आपने देखा होगा और आसानी से इसको समझ सकते हैं, प्राचीन काल के और आज के पर्यावरण में, प्राचीन काल के आज के आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ है, और उसका परिवर्तन का सबसे मुख्य कारक कौन है? मनुष्य। तो संभावनावाद कुछ ऐसी ही विचारधारा है। विडाल डी लाब्लास ने और लूसियन फैवरे ने इसमें अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे बड़े समर्थक यही दो लोग माने जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये किसकी रचना है? ब्लास की रचना है। अक्सर पूछ ली जाती है, अक्सर ये रचना आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा? सबसे पहले देखिए हमने उत्पत्ति देखी कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके पिता कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है। उसके बाद में हमने दो विचारधाराएं देखी। अब बात आती है कि हम देखें इसके आगे क्या हुआ। इसके आगे एक विचारधारा आती है नियतिवाद की। नियतिवाद के आधार पर ग्रिफिथ टेलर द्वारा नवनियतिवाद की, मैं ये कहना चाहता हूँ आगे जो विचारधारा आती है वो आती है नवनियतिवाद की। नवनियतवाद की विचारधारा नियतवाद के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया। नवनियतवाद की विचारधारा किसने प्रतिपादित किया? ग्रिफिथ टेलर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? ग्रिफिथ टेलर ने इसको प्रतिपादित किया। रुको और जाओ की जो संकल्पना थी यही थी। रुको और जाओ यानी कि ट्रैफिक सिग्नल की भांति प्रकृति का उपयोग। जब हम कोई प्रकृति से चीज़ दोहन करने लगें तो हमको एक स्टॉप लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सब कुछ समाप्त हो जाए और भविष्य के लिए कुछ ना बचे, है ना? शाश्वत विकास की संकल्पना प्रकार की कुछ सोचिए। तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नवनियतिवादी का जो प्रतिपादन था वो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। डिटेल में पढ़ने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका उत्तर है एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ने मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। टालमी द्वारा सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम किसके द्वारा दर्शाया गया? तो ये उत्तर हो जाएगा टालेमी। टालेमी ने दर्शाया था। समताप रेखाओं का जन्मदाता तो ये हमबोल्ट है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। सौरमंडल की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो सौरमंडल की संकल्पना कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है ना? ये बिल्कुल याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग, ये प्रश्न सैकड़ों बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसका प्रयोग किया था एजी टांसले ने। पारिस्थितिक तंत्र की बात है, इकोसिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है। वहीं पे अगर दूसरा शब्द अभी आएगा, है ना, पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी इन्होंने नहीं प्रयोग किया था। आगे अभी हम बात कर रहे हैं। आधार ताल की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आधार तल की संकल्पना पावेल द्वारा। आधार तल की संकल्पना पावेल। बिल्कुल ये सीधे प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये प्रश्न पूछा गया है और ये थे वेबर।
वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया। हृदय स्थल सिद्धांत एच मैकेंडर का है। मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत जो लोग डिफेंस का अध्ययन करते हैं वो पढ़ते होंगे, है ना। डिटेल में यहाँ पर अध्ययन करने का कोई मतलब भी नहीं है और समय भी नहीं है। पारिस्थितिकी शब्द की जो हम बात कर रहे थे, इकोलॉजी, इकोसिस्टम तो एजी ट्रांसले हो गया। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल, है ना। कभी कभी टाइटल आगे लिख के आपसे नाम पूछ लेता है। अर्नेस्ट हैकेल में हैकल कॉमा ये देखिए लगा है, फिर अर्नेस्ट, तो ऐसे भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आधुनिक भूविज्ञान का पिता अगर आपसे पूछा जाए तो ये जेम्स हट्टन आप टिक करेंगे। आधुनिक भूविज्ञान, भूविज्ञान का पिता जेम्स हट्टन। आधार तल की संकल्पना पावेल की है ना। ये शायद रिपीट हो गई है, 2 बार हमने लिख दिया है यहाँ पर, तो ये उनकी है। और भू संतुलन का सिद्धांत ये ध्यान रखिएगा डट्टन का है। आधुनिक भूविज्ञान का पिता ये तो हट्टन है, लेकिन भू संतुलन शब्द का प्रयोग डट्टन है, दोनों में अंतर है। भौगोलिक चक्र डेविस का है, विलियम डेविस ने भौगोलिक चक्र का संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसके बाद हम देखें तो देखिए एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। मेंस में जब हम अध्ययन करेंगे तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये अल्फ्रेड वेगनर थे। इन्होंने इसमें जो संकल्पना प्रस्तुत की थी उसमें 2 शब्द पैंथालासा और पेंजिया का प्रयोग किया था। तो ये पैंथालासा को इन्होंने माना था ये पृथ्वी है, पेंजिया को पृथ्वी माना था और पैंथालासा समुद्र है, और उसके बीच में ये पृथ्वी, ऐसे कुछ फिगर इन्होंने इसका बनाया था। तो पैंथालासा और पेंजिया, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पैंथालासा यानी कि समुद्री भाग था, समुद्री भाग जहाँ पे जल क्षेत्र था, और ये जो पेंजिया है ये पृथ्वी जो था उसकी बात हो रही है। यही फिर अलग अलग टुकड़ों में बटी अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो पैंथालासा समुद्र, पेंजिया पृथ्वी, ठोस भाग ये था, ये जलीय भाग था। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिए। ये अल्फ्रेड वेगर ने ही इनका प्रयोग किया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी आपको ध्यान में रखना है, किसका है, अल्फ्रेड वेगनर का। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हम देख लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली पूछी जाती हैं। द ज्योग्राफी, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है टालेमी की। टालेमी ने द ज्योग्राफी पुस्तक लिखी थी। किताब उल हिंद, ये अलबरूनी की है। किताब उल हिंद, भारत का भूगोल, किताब उल हिंद ये भारत का भूगोल आप कह सकते हैं, ये अलबरूनी ने लिखा था। ज्योग्राफिका ये स्ट्रैबो की पुस्तक है। इलियड एवं ओडिसी ये होमर की है। डाई अर्डकुंडे ये कार्ल रिटर की है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की। सिद्धांत शिरोमणि ये भास्कराचार्य, और आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की है। इतनी पुस्तकें आप याद रखिए, ये 8-10 किताबें हैं। 2-3 किताबें पहले हमने डिस्कस की हैं, 8 ये हैं। आप निश्चित तौर पर मान के चलिए प्रश्न यहीं से बन जाएंगे। बनने का मतलब ये है कभी कभी आपको कम फैक्ट से प्रश्नों को करना होता है। मान लीजिए कि दे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, और एक किताब ज्योग्राफी द ज्योग्राफी टालेमी, एक दे दी गई डाई अर्डकुंडे कार्ल रिटर, और एक दे दी गई सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, और इन तीनों के बारे में आपके पास जानकारी है, और एक कोई ऐसी नई किताब दे दी गई जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है, तो आप कह देंगे कि वो गलत है, ठीक है ना, या ये तीनों सही नहीं है, वही सही हो सकती है, क्योंकि इन तीनों के बारे में आपको जानकारी है। इस तरह से एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या इसमें पढ़ा है, क्या रिवाइज़ किया है, और क्या मतलब हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने देखा भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता, भूगोल की जो विचारधाराएं, निश्चयवाद और संभावनावाद, फिर नियतिवाद के आधार पर नवनियतिवाद की बात आती है ग्रिफिथ टेलर की, फिर हमने कुछ फैक्ट्स देखे हैं, और उसके बाद में किताबें पढ़ी हैं। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्या अगर इम्पॉर्टेंट है ये तो आगे हम इसको कंटिन्यू करें, अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम यहीं पर बंद कर दें। लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कई लोगों को नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो बेल आइकन प्रेस नहीं किए होते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास की तैयारी के साथ, अगली टेस्ट की तैयारी के साथ, अगले करंट अफेयर के साथ, जैसा भी जो क्लास आपको पढ़नी हो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।